हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स। इंट्रोडक्शन। रेस्पिरेशन दो फेजेस में होती है जिनके नाम है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान थोरैसिक केज बड़ा हो जाता है और लंग्स एक्सपैंड करते हैं ताकि हवा लंग्स में आसानी से एंटर कर सके। एक्सपिरेशन के दौरान थोरैसिक केज और लंग्स का साइज घट जाता है और वो अपनी प्री इंस्पिरेटरी पोजीशन में आ जाते हैं ताकि हवा लंग्स से आसानी से बाहर निकल सके। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी मसल्स दो तरह की होती हैं। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। एक इंस्पिरेटरी मसल्स, दो एक्सपिरेटरी मसल्स। हालांकि रेस्पिरेटरी मसल्स को आमतौर पर इन दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक, प्राइमरी या मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स, जो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान थोरैसिक केज के साइज में बदलाव के लिए जिम्मेदार होती हैं। दो, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स, जो फोर्स्ड रेस्पिरेशन के दौरान प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स की मदद करती हैं। इंस्पिरेटरी मसल्स। इंस्पिरेटरी मूवमेंट्स में शामिल मसल्स को इंस्पिरेटरी मसल्स के रूप में जाना जाता है। प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल्स। प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल्स डायफ्राम है, जिसे फ्रेनिक नर्व C3 से C5 सप्लाई करती है, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जिन्हें इंटरकॉस्टल नर्व्स T1 से T11 सप्लाई करती हैं। एक्सेसरी इंस्पिरेटरी मसल्स। स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड, स्केलिन, एंटीरियर सेराटी, एलिवेटर्स ऑफ स्कैपुले और पेक्टोरल्स एक्सेसरी इंस्पिरेटरी मसल्स हैं। एक्सपिरेटरी मसल्स। प्राइमरी एक्सपिरेटरी मसल्स। प्राइमरी एक्सपिरेटरी मसल्स इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, जो इंटरकॉस्टल नर्व्स द्वारा इनोवेटेड या सप्लाई होती हैं। एक्सेसरी एक्सपिरेटरी मसल्स। एक्सेसरी एक्सपिरेटरी मसल्स एब्डोमिनल मसल्स होती हैं। मूवमेंट्स ऑफ थोरैसिक केज। इंस्पिरेशन की वजह से थोरैसिक केज बड़ा हो जाता है। थोरैसिक केज इसीलिए एनलार्ज होता है क्योंकि इसके सारे डायमीटर्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि एंटीरो-पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स और वर्टिकल डायमीटर्स। रिब्स के ऊपर उठने से एंटीरो-पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर्स बढ़ते हैं। डायफ्राम के नीचे जाने से वर्टिकल डायमीटर बढ़ता है। आमतौर पर थोरैसिक कैविटी के साइज में बदलाव इन 4 यूनिट्स की मूवमेंट्स की वजह से होता है। 1, थोरैसिक लिड, 2, अपर कॉस्टल सीरीज, 3, लोअर कॉस्टल सीरीज, 4, डायफ्राम। 1, थोरैसिक लिड। थोरैसिक लिड मनुब्रियम स्टर्नी और रिब्स के पहले पैर से बनी होती है। इसे थोरैसिक ओपर्क्युलम भी कहा जाता है। थोरैसिक लिड की मूवमेंट थोरैसिक केज के एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर को बढ़ाती है। स्केलीन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पहली रिब्स ऊपर की तरफ मूव करके ज्यादा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाती हैं। इससे अपर थोरैसिक केज का एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाता है। 2, अपर कॉस्टल सीरीज। अपर कॉस्टल सीरीज रिब्स के दूसरे से छठे पैर से बनती है। अपर कॉस्टल सीरीज की मूवमेंट थोरैसिक केज के एंटीरो पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर को बढ़ाती है। अपर कॉस्टल सीरीज की मूवमेंट दो तरह की होती है। 1, पंप हैंडल मूवमेंट, 2, बकेट हैंडल मूवमेंट। पंप हैंडल मूवमेंट एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इन रिब्स को ऊपर उठाता है और स्टर्नम को ऊपर और आगे यानी अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करता है। इस मूवमेंट को पंप हैंडल मूवमेंट कहते हैं। ये थोरैसिक केज के एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर को बढ़ाता है। बकेट हैंडल मूवमेंट साथ ही साथ इन रिब्स का सेंट्रल पोर्शन यानी रिब्स की आर्चेस ऊपर और बाहर यानी अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स मूव करके ज्यादा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाती है। इस मूवमेंट को बकेट हैंडल मूवमेंट कहते हैं और ये थोरैसिक केज के ट्रांसवर्स डायमीटर को बढ़ाता है। 3, लोअर कॉस्टल सीरीज। लोअर कॉस्टल सीरीज में रिब्स का 7वां से 10वां यानी 7th to 10th पैर शामिल होता है। लोअर कॉस्टल सीरीज की मूवमेंट बकेट हैंडल मूवमेंट के जरिए थोरैसिक केज के ट्रांसवर्स डायमीटर को बढ़ाती है। बकेट हैंडल मूवमेंट लोअर कॉस्टल सीरीज की रिब्स भी बाहर और ऊपर की तरफ स्विंग करके बकेट हैंडल मूवमेंट दिखाती है। तीसरी फेल पीटी पास, मैं बीए इंग्लिश हूँ, समझे? ये सब जानने समझने के लिए अक्ल चाहिए, जो तेरे पास नहीं मेरे पास है। ये मूवमेंट थोरैसिक केज के ट्रांसवर्स डायमीटर को बढ़ाती है। रिब्स के 11th और 12th पेयर फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। ये रिब्स थोरैसिक केज का साइज बदलने में हिस्सा नहीं लेती हैं। 4, डायफ्राम। डायफ्राम की मूवमेंट थोरैसिक केज के वर्टिकल डायमीटर को बढ़ाती है। नॉर्मली इंस्पिरेशन से पहले डायफ्राम डोम शेप्ड होता है, जिसका उभार यानी कॉन्वेक्सिटी ऊपर की तरफ होता है। इंस्पिरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मसल फाइबर्स छोटे हो जाते हैं, लेकिन सेंट्रल टेंडनस पोर्शन नीचे की तरफ खिंच जाता है, जिससे डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम के फ्लैटनिंग से थोरैसिक केज का वर्टिकल डायमीटर बढ़ जाता है। मूवमेंट्स ऑफ लंग्स। इंस्पिरेशन के दौरान थोरैसिक केज के एनलार्जमेंट की वजह से थोरैसिक कैविटी में नेगेटिव प्रेशर बढ़ जाता है। ये लंग्स के एक्सपेंशन का कारण बनता है। एक्सपिरेशन के दौरान थोरैसिक कैविटी का साइज घटकर प्री इंस्पिरेटरी पोजीशन में आ जाता है। थोरैसिक केज में प्रेशर भी वापस प्री इंस्पिरेटरी लेवल पर आ जाता है। ये लंग टिश्यूज को कंप्रेस करता है ताकि हवा लंग्स से बाहर निकल जाए, एक्सपेल्ड आउट। कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स। लंग्स पर हमेशा पिचकने या कोलैप्स करने का खतरा रहता है, यहां तक कि रेस्टिंग कंडीशंस में भी कुछ फैक्टर्स की वजह से। फैक्टर्स कॉजिंग कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स। लंग्स की कोलैप्सिंग टेंडेंसी के लिए 2 फैक्टर्स जिम्मेदार हैं।
एक, लंग्स की इलास्टिक प्रॉपर्टी। लंग्स के इलास्टिक टिश्यूज लगातार रिकॉइलिंग टेंडेंसी दिखाते हैं और लंग्स को कोलैप्स करने की कोशिश करते हैं। 2, सरफेस टेंशन। ये वो टेंशन है जो एल्वियोलर एपिथेलियम से सिक्रीट होने वाले फ्लूइड द्वारा एल्वियोलर मेम्ब्रेन की सरफेस पर लगाया जाता है। खुशकिस्मती से कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं। फैक्टर्स प्रिवेंटिंग कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स। लंग्स की इलास्टिक प्रॉपर्टी और एल्वियोलाई में सरफेस टेंशन होने के बावजूद लंग्स की कोलैप्सिंग टेंडेंसी को 2 फैक्टर्स द्वारा रोका जाता है। एक, इंट्राप्लूरल प्रेशर। ये प्लूरल कैविटी का प्रेशर है जो हमेशा नेगेटिव रहता है। नेगेटिविटी की वजह से ये लंग्स को एक्सपैंडेड रखता है और इलास्टिक टिश्यूज द्वारा पैदा की गई लंग्स की कोलैप्सिंग टेंडेंसी को रोकता है। 2, सरफैक्टेंट। ये एल्वियोलर एपिथेलियम में सिक्रीट होने वाला एक सब्सटेंस है। ये सरफेस टेंशन को कम करता है और सरफेस टेंशन द्वारा पैदा की गई कोलैप्सिंग टेंडेंसी को रोकता है। सरफैक्टेंट। सरफैक्टेंट एक सरफेस एक्टिंग मटेरियल या एजेंट है जो किसी फ्लूइड के सरफेस टेंशन को कम करने के लिए जिम्मेदार होता है। लंग्स के एल्वियोलाई की एपिथेलियम को लाइन करने वाले सरफैक्टेंट को पल्मोनरी सरफैक्टेंट कहा जाता है और ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन पर सरफेस टेंशन को कम करता है। सोर्स ऑफ सिक्रीशन ऑफ पल्मोनरी सरफैक्टेंट। पल्मोनरी सरफैक्टेंट 2 तरह के सेल्स द्वारा सिक्रीट किया जाता है। एक, टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स लंग्स में, जिन्हें सरफैक्टेंट सिक्रीटिंग एल्वियोलर सेल्स या न्यूमोसाइट्स कहा जाता है। इन सेल्स की खास विशेषता इनकी एल्वियोलर सरफेस पर माइक्रोविलाई की मौजूदगी है। 2, क्लारा सेल्स जो ब्रोंकियोल्स में स्थित होते हैं। इन सेल्स को ब्रोंक्यूलर एक्सोक्राइन सेल्स भी कहा जाता है। केमिस्ट्री ऑफ सरफैक्टेंट। सरफैक्टेंट एक लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो लिपिड्स, खासकर फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स और आयन से बना होता है। 1, फॉस्फोलिपिड्स। सरफैक्टेंट में मौजूद मुख्य फॉस्फोलिपिड डाइपैल्मिटॉइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन है। 2, अदर लिपिड्स। सरफैक्टेंट के दूसरे लिपिड सब्सटेंसेस ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल है। 3, प्रोटीन्स। सरफैक्टेंट के प्रोटीन्स को स्पेसिफिक सरफैक्टेंट प्रोटीन्स कहा जाता है। 4 मुख्य सरफैक्टेंट प्रोटीन्स हैं जिन्हें SPA, SPB, SPC और SPD कहा जाता है। SPA और SPD हाइड्रोफिलिक है जबकि SPB और SPC हाइड्रोफोबिक है। सरफैक्टेंट प्रोटीन सरफैक्टेंट के वाइटल कंपोनेंट्स हैं और प्रोटीन्स की गैर मौजूदगी में सरफैक्टेंट इनएक्टिव हो जाता है। 4, आयंस। सरफैक्टेंट में मौजूद आयंस ज्यादातर कैल्शियम आयंस होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सरफैक्टेंट। टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स और क्लारा सेल्स में एक विशेष तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें लेमिलर बॉडीज कहा जाता है, जो सरफैक्टेंट का इंट्रासेल्युलर सोर्स बनाते हैं। लेमिलर बॉडीज में सरफैक्टेंट फॉस्फोलिपिड्स और सरफैक्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। ये मटेरियल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होते हैं और लेमिलर बॉडीज में स्टोर होते हैं। एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से लेमिलर बॉडीज के लिपिड्स और प्रोटीन्स एल्वियोलाई को लाइन करने वाले सरफेस फ्लूइड में रिलीज होते हैं। यहां सरफैक्टेंट प्रोटीन्स और कैल्शियम की मौजूदगी में फॉस्फोलिपिड्स एक लैटिस यानी मेशवर्क स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं जिसे ट्यूबुलर माइलिन कहा जाता है। ट्यूबुलर माइलिन बदले में एक फिल्म के रूप में सरफैक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है जो एल्वियोलाई की पूरी सरफेस पर फैल जाता है। ज्यादातर सरफैक्टेंट टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स में वापस अब्सॉर्ब हो जाता है, कैटाबोलाइज होता है और प्रोडक्ट्स को रिसाइक्लिंग के लिए लेमिलर बॉडीज में लोड कर दिया जाता है। फैक्टर्स नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन एंड स्प्रेडिंग ऑफ सरफैक्टेंट। सरफैक्टेंट के फॉर्मेशन के लिए बहुत से सब्सटेंसेस की जरूरत होती है। ट्यूबुलर माइलिन की फॉर्मेशन के लिए DPCC, PG और हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स SPB और SPC की जरूरत होती है। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ, तुम मेरी फिक्र करो। सरफैक्टेंट फिल्म बनाने के लिए SPB, SPC और PG की जरूरत होती है। टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स एल्वियोलर सरफेस का सिर्फ 5% हिस्सा घेरते हैं। हालांकि सरफैक्टेंट को पूरी एल्वियोलर सरफेस पर फैलना चाहिए। इसे PG और कैल्शियम आयंस द्वारा आसान बनाया जाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सरफैक्टेंट के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फंक्शंस ऑफ सरफैक्टेंट। 1, सरफैक्टेंट लंग्स के एल्वियोलाई में सरफेस टेंशन को कम करता है और लंग्स की कोलैप्सिंग टेंडेंसी को रोकता है। सरफैक्टेंट नीचे दिए गए मैकेनिज्म द्वारा काम करता है। सरफैक्टेंट में मौजूद फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के 2 हिस्से होते हैं। मॉलिक्यूल का एक हिस्सा हाइड्रोफिलिक होता है, यह हिस्सा पानी में घुल जाता है और एल्वियोलाई को लाइन करता है। दूसरा हिस्सा हाइड्रोफोबिक होता है और यह एल्वियोलर एयर की तरफ होता है। फॉस्फोलिपिड की यह सरफेस दूसरे हिस्से के साथ एल्वियोलाई पर फैल जाती है और सरफेस टेंशन को कम करती है। SPB और SPC इस प्रोसेस में एक्टिव रोल निभाते हैं। 2, सरफैक्टेंट एल्वियोलाई के स्टेबलाइजेशन के लिए जिम्मेदार है, जो कोलैप्सिंग टेंडेंसी को झेलने के लिए जरूरी है। 3, ये जन्म के बाद लंग्स के इन्फ्लेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फीटस में सरफैक्टेंट का सिक्रीशन तीसरे महीने के बाद शुरू होता है। जन्म तक लंग्स सॉलिड होते हैं और एक्सपैंडेड नहीं होते। जन्म के तुरंत बाद हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया की वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर्स के स्टिमुलेशन से पहली सांस शुरू होती है। हालांकि इन्फेंट द्वारा रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स की कोशिश की जाती है, लंग्स बार बार कोलैप्स होने की टेंडेंसी रखते हैं और एल्वियोलाई में सरफैक्टेंट की मौजूदगी लंग्स को कोलैप्स होने से रोकती है।
सर्फैक्टेंट का एक और महत्वपूर्ण फंक्शन इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के खिलाफ लंग्स के अंदर डिफेंस में इसकी भूमिका है। हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स spa और sp ऑप्सोनाइजेशन के माध्यम से बैक्टीरिया और वायरसेस को खत्म करते हैं। ये दो प्रोटीन्स इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सर्फैक्टेंट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। बच्चों में सर्फैक्टेंट की गैर मौजूदगी लंग्स को कोलैप्स करने का कारण बनती है और इस कंडीशन को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज कहा जाता है। सर्फैक्टेंट की कमी अडल्ट्स में भी होती है और इसे अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या ARDS कहा जाता है। इसके अलावा सर्फैक्टेंट की कमी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस के प्रति ससेप्टेबिलिटी यानी खतरा बढ़ा देती है। रेस्पिरेटरी प्रेशर्स। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान थोरैसिक कैविटी और लंग्स में दो तरह के प्रेशर एक्सर्ट होते हैं। 1. इंट्राप्लूरल प्रेशर या इंट्राथोरैसिक प्रेशर। 2. इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इंट्राप्लूरल प्रेशर। डेफिनेशन। इंट्राप्लूरल प्रेशर वो प्रेशर है जो प्लूरल कैविटी में मौजूद होता है, यानी प्लूरा की विसरल और पैराइटल लेयर्स के बीच में। ये उस फ्लूइड के सक्शन द्वारा एक्सर्ट होता है जो प्लूरल कैविटी को लाइन करता है। फिगर 120.1। इसे इंट्राथोरैसिक प्रेशर भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरी थोरैसिक कैविटी में एक्सर्ट होता है। नॉर्मल वैल्यूज। रेस्पिरेटरी प्रेशर्स को हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के संदर्भ यानी रिलेशन में एक्सप्रेस किया जाता है, जो 760 मिलीमीटर Hg होता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के तहत इंट्राप्लूरल प्रेशर हमेशा नेगेटिव रहता है। नॉर्मल वैल्यूज है 1. At the end of normal inspiration, -6 mm Hg, यानी 760 - 6 = 754 mm Hg. 2. At the end of normal expiration, -2 mm Hg, यानी 760 - 2 = 758 mm Hg. 3. At the end of forced inspiration, -30 mm Hg. 4. At the end of forced inspiration with closed glottis, Mueller maneuver, -70 mm Hg. 5. At the end of forced expiration with closed glottis, Valsalva maneuver, +50 mm Hg. Cause for negativity of intrapleural pressure. प्लूरल कैविटी हमेशा फ्लूइड की एक पतली लेयर से लाइन रहती है, जो प्लूरा की विसरल लेयर द्वारा सिक्रीट होती है। ये फ्लूइड लगातार प्लूरल कैविटी से लिम्फैटिक वेसल्स में पंप किया जाता है। फ्लूइड की ये पंपिंग प्लूरल कैविटी में नेगेटिव प्रेशर पैदा करती है। इंट्राप्लूरल प्रेशर वाल्साल्वर मैनूवर में और कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस जैसे न्यूमोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स और पायोथोरैक्स में पॉजिटिव हो जाता है। मेजरमेंट। इंट्राप्लूरल प्रेशर को डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड द्वारा मापा जाता है। डायरेक्ट मेथड में प्लूरल कैविटी में एक सुई डालकर और इसे एक मर्क्यूरी मैनोमीटर से कनेक्ट करके इंट्राप्लूरल प्रेशर डिटरमिन किया जाता है। इनडायरेक्ट मेथड में एक ईसोफेजियल बलून डालकर इंट्राप्लूरल प्रेशर मापा जाता है, जो एक मैनोमीटर से कनेक्टेड होता है। इंट्राप्लूरल प्रेशर को ईसोफेगस में मौजूद प्रेशर के बराबर यानी इक्विवेलेंट माना जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राप्लूरल प्रेशर। पूरे रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान इंट्राप्लूरल प्रेशर इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर से कम बना रहता है। ये लंग्स को हमेशा इन्फ्लेटेड रखता है। इंट्राप्लूरल प्रेशर के दो महत्वपूर्ण फंक्शन है। 1. ये लंग्स की कोलैप्सिंग टेंडेंसी को रोकता है। 2. थोरैसिक रीजन में नेगेटिव प्रेशर की वजह से बड़ी वेन्स और वीना केवा एनलार्ज हो जाती हैं, यानी डायलेट हो जाती हैं। साथ ही ये नेगेटिव प्रेशर एक सक्शन पंप की तरह काम करता है और शरीर के निचले हिस्से से वीनस ब्लड को ग्रेविटी के खिलाफ दिल की तरफ खींचता है। इस प्रकार इंट्राप्लूरल प्रेशर वीनस रिटर्न के लिए जिम्मेदार होता है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। इसीलिए इसे वीनस रिटर्न के लिए रेस्पिरेटरी पंप कहा जाता है। चैप्टर 98। इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। डेफिनेशन। इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर वो प्रेशर है जो लंग्स के एल्वियोलाई में मौजूद होता है। इसे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर के रूप में भी जाना जाता है। नॉर्मल वैल्यूज। नॉर्मली इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, जो 760 मिलीमीटर Hg है। ये इंस्पिरेशन के दौरान नेगेटिव और एक्सपिरेशन के दौरान पॉजिटिव हो जाता है। नॉर्मल वैल्यूज है 1. During normal inspiration, -1 mm Hg, यानी 760 - 1 = 759 mm Hg. 2. During normal expiration, +1 mm Hg, यानी 760 + 1 = 761 mm Hg. 3. At the end of inspiration or expiration, atmospheric pressure के बराबर 760 mm Hg. 4. During forced inspiration with closed glottis, Mueller maneuver, -80 mm Hg. 5. During forced expiration with closed glottis, Valsalva maneuver, +100 mm Hg. Measurement. इंट्रा-एल्वियोलर प्रेशर को प्लेथिस्मोग्राफ का उपयोग करके मापा जाता है। चैप्टर 121। सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रा-एल्वियोलर प्रेशर। 1. इंट्रा-एल्वियोलर प्रेशर एल्वियोलाई के अंदर और बाहर हवा के फ्लो का कारण बनता है। इंस्पिरेशन के दौरान इंट्रा-एल्वियोलर प्रेशर नेगेटिव हो जाता है, इसलिए एटमॉस्फेरिक एयर एल्वियोलाई में एंटर करती है। एक्सपिरेशन के दौरान इंट्रा-एल्वियोलर प्रेशर पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए हवा एल्वियोलाई से बाहर निकाल दी जाती है। इंट्रा-एल्वियोलर प्रेशर एल्वियोलर एयर और ब्लड के बीच गैसेस के एक्सचेंज में भी मदद करता है। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इंट्रा-एल्वियोलर प्रेशर और इंट्राप्लूरल प्रेशर के बीच का प्रेशर है। ये लंग्स में इलास्टिक फोर्सेस का पैमाना है, जो लंग्स की कोलैप्सिंग टेंडेंसी के लिए जिम्मेदार है।
कंप्लायंस। डेफिनेशन। कंप्लायंस लंग्स और थोरैक्स के फैलने यानी एक्सपैंड करने की क्षमता है, या ये लंग्स और थोरैक्स की एक्सपेंसिबिलिटी है। इसे प्रति यूनिट प्रेशर में बदलाव पर होने वाले वॉल्यूम में बदलाव यानी चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर के रूप में डिफाइन किया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ डिटर्मिनिंग कंप्लायंस। कंप्लायंस को डिटर्मिन करना उपयोगी है क्योंकि ये लंग्स की स्टिफनेस यानी कड़कपन का पैमाना है। लंग्स जितने ज्यादा स्टिफ होंगे, कंप्लायंस उतनी ही कम होगी। नॉर्मल वैल्यूज। कंप्लायंस को दो तरीकों से एक्सप्रेस किया जाता है, एक इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर के संदर्भ में, दो इंट्रा प्लूरल प्रेशर के संदर्भ में। कंप्लायंस इन रिलेशन टू इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर में प्रति यूनिट बढ़ोतरी पर लंग्स के वॉल्यूम में होने वाली बढ़ोतरी को कंप्लायंस कहते हैं। एक, लंग्स और थोरैक्स की साथ में कंप्लायंस 130 ml पर 1 सेंटीमीटर H2O प्रेशर। दो, सिर्फ लंग्स की कंप्लायंस 200 ml पर 1 सेंटीमीटर H2O प्रेशर। कंप्लायंस इन रिलेशन टू इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इंट्रा प्लूरल प्रेशर में प्रति यूनिट कमी पर लंग्स के वॉल्यूम में होने वाली बढ़ोतरी को कंप्लायंस कहते हैं। एक, लंग्स और थोरैक्स की साथ में कंप्लायंस 100 ml पर 1 सेंटीमीटर H2O प्रेशर। दो, सिर्फ लंग्स की कंप्लायंस 200 ml पर 1 सेंटीमीटर H2O प्रेशर। इस प्रकार अगर लंग्स को थोरैक्स से निकाल दिया जाए तो सिर्फ लंग्स की एक्सपेंसिबिलिटी दोगुनी हो जाएगी। इसका कारण इनर्शिया की गैर मौजूदगी और थोरैसिक केज के स्ट्रक्चर्स द्वारा लगाई गई रुकावट का ना होना है, जो लंग्स की एक्सपेंशन में दखल देते हैं। स्पेसिफिक कंप्लायंस। लंग टिश्यूज की स्टिफनेस को ज्यादा एक्यूरेटली असेस करने के लिए स्पेसिफिक कंप्लायंस टर्म का उपयोग किया जाता है। स्पेसिफिक कंप्लायंस का मतलब है कंप्लायंस प्रति लीटर लंग्स वॉल्यूम। इसे आमतौर पर फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी पर एक्सपिरेशन के लिए रिपोर्ट किया जाता है। ये कंप्लायंस को फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी से डिवाइड करके निकाला जाता है। स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑफ लंग्स इक्वल्स कंप्लायंस ऑफ लंग्स डिवाइडेड बाय फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिजुअल कैपेसिटी वो हवा का वॉल्यूम है जो नॉर्मल एक्सपिरेशन के अंत में लंग्स में मौजूद होता है। टाइप्स ऑफ कंप्लायंस। कंप्लायंस दो तरह की होती है, एक स्टैटिक कंप्लायंस, दो डायनामिक कंप्लायंस। एक, स्टैटिक कंप्लायंस। स्टैटिक कंप्लायंस वो कंप्लायंस है जो स्टैटिक कंडीशंस में मापी जाती है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम को तब मापा जाता है जब ब्रीदिंग नहीं हो रही होती। स्टैटिक कंप्लायंस जीरो फ्लो स्टैटिक कंडीशन में दिए गए टाइडल वॉल्यूम के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की इलास्टिक रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए जरूरी प्रेशर है। दो, डायनामिक कंप्लायंस। डायनामिक कंप्लायंस वो कंप्लायंस है जो डायनामिक कंडीशंस में मापी जाती है, यानी ब्रीदिंग के दौरान। स्टैटिक कंप्लायंस वर्सेस डायनामिक कंप्लायंस। हेल्दी सब्जेक्ट्स में स्टैटिक और डायनामिक कंप्लायंस के बीच बहुत कम अंतर होता है। स्टिफ लंग्स वाले पेशेंट्स में डायनामिक कंप्लायंस घट जाती है, जबकि स्टैटिक कंप्लायंस में बहुत कम बदलाव आता है। मेजरमेंट ऑफ कंप्लायंस। मेजरमेंट ऑफ स्टैटिक कंप्लायंस। स्टैटिक कंप्लायंस मापने के लिए सब्जेक्ट को स्पायरोमीटर से पीरियोडिकली रेगुलर स्टेप्स में हवा इंस्पायर करने के लिए कहा जाता है। हर स्टेप में हवा का एक निश्चित वॉल्यूम यानी नोन वॉल्यूम इंस्पायर किया जाता है। हर स्टेप के अंत में इंट्राप्लूरल प्रेशर मापा जाता है। फिर हवा को तब तक स्टेप्स में एक्सपायर किया जाता है जब तक वॉल्यूम अपने पुराने प्री इंस्पिरेटरी लेवल पर वापस ना आ जाए। हर स्टेप के अंत में इंट्राप्लूरल प्रेशर मापा जाता है। वॉल्यूम और प्रेशर की वैल्यूज को प्लॉट करके एक कर्व बनाया जाता है जिसे प्रेशर वॉल्यूम कर्व कहते हैं। ये कर्व इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में अंतर भी दिखाता है। फिगर 120.2। मेजरमेंट ऑफ डायनामिक कंप्लायंस। डायनामिक कंप्लायंस नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान मापी जाती है। इसे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के अंत में लंग्स वॉल्यूम और ईसोफेजियल प्रेशर यानी इंट्राप्लूरल प्रेशर को डिटरमिन करके मापा जाता है जब लंग्स जाहिरी तौर पर अपरेंटली स्टेशनरी होते हैं। अप्लाइड फिजियोलॉजी। इंक्रीज इन कंप्लायंस। कंप्लायंस लंग टिश्यूज की इलास्टिक प्रॉपर्टी के लॉस होने की वजह से बढ़ती है, जो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों कंडीशंस में होता है। एक, फिजियोलॉजिकल कंडीशन ओल्ड एज। दो, पैथोलॉजिकल कंडीशन एम्फिसीमा। डिक्रीज इन कंप्लायंस। कंप्लायंस कई पैथोलॉजिकल कंडीशंस में घट जाती है, क्या गुंडा बनेगा रे तू? जैसे कि एक, थोरैक्स की डिफॉर्मिटीज जैसे कि काइफोसिस और स्कोलियोसिस चैप्टर 68। दो, फाइब्रोटिक प्लूरेसी यानी प्लूरा की इन्फ्लेमेशन जिसके नतीजे में फाइब्रोसिस हो जाता है। तीन, रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस। चार, प्लूरल इफ्यूजन चैप्टर 127। पांच, एब्नॉर्मल थोरैक्स जैसे कि न्यूमोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स और पायोथोरैक्स चैप्टर 127। वर्क ऑफ ब्रीदिंग। वर्क ऑफ ब्रीदिंग वो काम है जो रेस्पिरेटरी मसल्स द्वारा ब्रीदिंग के दौरान थोरैक्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए किया जाता है। वर्क डन बाय रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस के दौरान इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। इसलिए क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान रेस्पिरेटरी मसल्स सिर्फ इंस्पिरेशन के वक्त काम करते हैं और एक्सपिरेशन के वक्त नहीं। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। वर्क ऑफ ब्रीदिंग के दौरान एनर्जी का उपयोग तीन तरह की रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए किया जाता है। एक, एयरवे रेजिस्टेंस। दो, लंग्स और थोरैक्स की इलास्टिक रेजिस्टेंस। तीन, नॉन इलास्टिक विस्कस रेजिस्टेंस। एक, एयरवे रेजिस्टेंस। एयरवे रेजिस्टेंस वो रुकावट है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हवा के गुजरने में पैदा होती है। ब्रोंक्यूलर कंस्ट्रिक्शन के दौरान रेजिस्टेंस बढ़ जाती है जो ब्रीदिंग के दौरान मसल्स द्वारा किए गए काम को बढ़ा देती है। एयरवे रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए किए गए काम को एयरवे रेजिस्टेंस वर्क कहा जाता है। दो, लंग्स और थोरैक्स की इलास्टिक रेजिस्टेंस। इलास्टिक फोर्स के खिलाफ लंग्स और थोरैक्स को एक्सपैंड करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इस इलास्टिक रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए किए गए काम को कंप्लायंस वर्क कहा जाता है।
3. नॉन इलास्टिक विस्कस रेजिस्टेंस। लंग टिश्यूज और थोरैसिक केज के टिश्यूज की विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन को खत्म करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। इस विस्कस रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए किए गए काम को टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क कहा जाता है। ऊपर दिए गए फैक्टर्स को उस कर्व द्वारा समझाया गया है जो लंग वॉल्यूम और प्लूरल प्रेशर के बीच के संबंध को दिखाता है। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out.